मगर बाबा साहब छत्रपति साहू महाराज जी के जन्मदिन से शुरू हुई इस परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व कर रहे आदरणीय ओमन मेश्राम साहब, सम्मानित अतिथिगण और सामने बैठे मूल्यवासी साथियों, देश की आज़ादी को 72 साल हो गए और 72 साल की आज़ादी में अनुसूचित जाति के लोगों को कहीं मूंछ रखने की वजह से पीट दिया जा रहा है, तो कहीं घोड़ी पर चढ़कर बारात नहीं निकालने दिया जाता। और हैरानी की बात तो ये भी है कि इस देश के अंदर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को राष्ट्रपति भी बना दिया जाता है, मगर उस राष्ट्रपति को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता और उसे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर पूजा करना पड़ता। मैं कई दिन से इस बात को सोच रहा था कि जब आम लोग मंदिर में जा सकते हैं तो राष्ट्रपति को मंदिर में जाने क्यों नहीं दिया जाता। तो सोचते सोचते ये बात समझ में आई कि राष्ट्रपति जो जिसको बनाया गया उसको कहीं भ्रम ना हो जाए कि अभी उसकी पावर शेड्यूल कास्ट की नहीं है, अभी वो राष्ट्रपति हो गया है तो उसकी पावर राष्ट्रपति की है, ये भ्रम नहीं होना चाहिए। उसको उसकी औकात पता रहनी चाहिए, उसको उसकी औकात का अंदाजा रहना चाहिए। इसके लिए उसे मंदिर में जाने से रोका जाता। केवल राष्ट्रपति का मामला नहीं, हमारे यहाँ अखिलेश यादव जी थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जब वो कुर्सी से हटे और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उसको शुद्ध कराया उस कुर्सी को। ऐसे ये पीएल पुनिया जब अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो पीएल पुनिया को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष होने के बावजूद भी मंदिर में नहीं घुसने दिया गया था। तो इस प्रकार से इनको औकात में रखा जाए, इनकी औकात बताने के लिए इस तरीके की चीजें की जाती हैं। अनुसूचित जातियों के हालात खराब, अनुसूचित जनजातियों को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ा जा रहा है और जब वो इसका विरोध करते हैं तो उन्हें नक्सलाइट कहकर गोलियों से मार दिया जाता। देश में कई प्रकार की माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं। सिखों का देश के अंदर लाखों की संख्या में कत्लेआम हो चुका है। बहुत सारे सिख जेलों में बंद हैं जिनकी सजा पूरी हो गई है मगर उन्हें बरी छोड़ा नहीं जा रहा। इसी प्रकार से बुद्धिस्टों के ऊपर हमले हुए और बुद्धिस्टों के जितने बुद्ध विहार थे भारत भर में, तो उनमें बहुत सारे जो प्राचीन बुद्ध विहार थे उन पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया और उसे मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। बुद्धिस्टों के ऊपर अन्याय अत्याचार और लिंगायतों के ऊपर हमले हुए, क्रिश्चियनों के ऊपर हमले हुए, उनकी संस्थाओं पर हमले हुए। और जो देश की बड़ी माइनॉरिटी है जिसे मुस्लिम माइनॉरिटी कहा जाता है, पहले मुसलमानों के खिलाफ में दंगे भड़काए जाते थे, अभी वो भड़क नहीं सकते क्योंकि बामसेफ ने जागृति पैदा कर दिया देश भर में, तो दंगे भड़क नहीं रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों को आतंकवादी घोषित करने की कोशिश किया तो अभी वो आतंकवादी नहीं घोषित कर सकते क्योंकि बामसेफ ने ये साबित कर दिया पूरे देश भर में कि असली आतंकवादी तो ब्राह्मणवादी है, मुसलमान असली आतंकवादी नहीं है। इसलिए अभी उनको क्या करना पड़ रहा है, अभी उनको आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने ऐसे ऐसे गुंडे पाल रखे हैं कि उन गुंडों के माध्यम से मॉब लिंचिंग कराई जा रही है। कोई अवाम मॉब लिंचिंग में शामिल नहीं है, एक बात ध्यान रखना चाहिए, अवाम नहीं शामिल है। आरएसएस ने जो गुंडे पाल रखे हैं वो गुंडे मॉब लिंचिंग में शामिल हैं और वो गुंडे तय करते हैं आज की तारीख में। मुसलमान नहीं तय करते कि उनके घर में कौन सी बिरयानी पक रही है, बल्कि आज की तारीख में मुसलमानों के घर में कौन सी बिरयानी पक रही है ये आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडे तय करते हैं। इतने ज्यादा देश के अंदर मुसलमानों के हालात खराब हो गए। देश की एक बड़ी आबादी है जिसे ओबीसी कहा जाता है। आजादी के 72 साल में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, मगर ये जो 52% आबादी है जिसे ओबीसी कहा जाता है, पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, आजादी के 72 साल में हमारी गिनती तक नहीं।
हमारे कालेलकर कमीशन को नेहरू ने कचड़े के डब्बे में डाल दिया। पहले तो नेहरू कालेलकर कमीशन बना नहीं रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आर्टिकल 340 संविधान में लिखने के बावजूद भी जवाहरलाल नेहरू कालेलकर कमीशन नहीं बना रहे थे। बाबा साहब अंबेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो इस्तीफा देने की वजह से दबाव में आए और दबाव में आकर के नेहरू ने कालेलकर कमीशन बनाए। आज पिछड़े वर्ग के बहुत सारे नेता हैं, उनको कहो कि पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं हो रही है, इस्तीफा दे दो। महाराष्ट्र में भी ओबीसी के मंत्री होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ओबीसी के मंत्री हैं। उनको कहो कि ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है, ओबीसी को संख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं मिल रहा है, इस्तीफा दे दो। मंत्री छोड़ो, सरपंच भी इस्तीफा देने वाला है। मगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ओबीसी के लिए आयोग नहीं बन रहा था, तो उनके इस्तीफे में एक बड़ा कारण ये था, उन्होंने लिखा कि मैं बहुत दुखी हूं, सरकार ओबीसी के लिए आयोग नहीं बना रही। मगर बाबा साहब अंबेडकर को तो ओबीसी के लोग जानते नहीं। ओबीसी के लोगों को ब्राह्मणों ने बताया कि अंबेडकर तो महारों के नेता थे। हमारे उत्तर भारत में बताया ये चमारों के नेता थे, ये तुम्हारे कुछ नहीं लगते, ओबीसी के कुछ नहीं लगते। तो ओबीसी के लोगों की एक समस्या ये भी है कि ओबीसी के लोगों को लगता है ये जो ब्राह्मणों की विरोध की लड़ाई है, ये लड़ाई शेड्यूल कास्ट के लोगों की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है। बहुत बड़ी गलतफहमी है ओबीसी के लोगों के अंदर, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। जब बहुजन की बात आती है, जब मूल निवासी की बात आती है, उनको लगता है तो शेड्यूल कास्ट की बात है, ये ओबीसी की बात है नहीं। ये गलतफहमी ब्राह्मणों ने उनके अंदर पैदा की हुई है। मगर ओबीसी को इस गलतफहमी से बाहर निकलना पड़ेगा। इस गलतफहमी से बाहर निकले बगैर ओबीसी की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। अगर हम बहुजन शब्द की बात करें तो बहुजन शब्द तथागत बुद्ध ने दिया, और तथागत बुद्ध किसान के लड़के थे। उनके पिताजी राजा शुद्धोधन हल चलाते थे, राजा होने के बावजूद भी वो गढ़ व्यवस्था के राजा थे। इस आधार पर अगर ये कहा जाए तो ये जो बहुजन शब्द है, ये जो मूवमेंट शुरू किया प्राचीन भारत में, वो तथागत बुद्ध ने शुरू किया और वो ओबीसी थे। नालंदा जो यूनिवर्सिटी है उसे ओबीसी के लोगों ने बनाया। सम्राट अशोक का मौर्य साम्राज्य पूरा ओबीसी के लोगों का साम्राज्य था। इसका मतलब यह है, ये जो प्राचीन भारत में लड़ाई शुरू किया गया वो हमारे पुरखों के द्वारा शुरू किया गया। आधुनिक भारत में, अगर मध्यकालीन भारत में बात किया जाए, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने ब्राह्मणवाद को खत्म करने का प्रयास किया, संत तुकाराम ने किया और तमाम संतों गुरुओं ने किया। तो ये केवल शेड्यूल कास्ट की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये ओबीसी और एससी की साझी लड़ाई है। इसको हमको ओबीसी के लोगों को इस प्रकार से समझना पड़ेगा कि ओबीसी एससी एसटी की ये साझी लड़ाई है, ये अकेले शेड्यूल कास्ट की लड़ाई नहीं है। और इसको हमारे पुरखों ने शुरू किया। आधुनिक भारत में अगर बात किया जाए तो 1848 में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले शुरू किया, और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणों के विरोध में आंदोलन शुरू किया और कहा तुम्हारे दुश्मन ये हैं, सेठ जी भट्ट जी ये तुम्हारे दुश्मन हैं। अब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले कौन थे? ओबीसी थे। और ये जो मूल निवासी की संकल्पना है, ये राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने दिया। उन्होंने कहा आर्य ईरानी है। ओबीसी के लोग अपने महापुरुषों का इतिहास नहीं पढ़ते, इसलिए उनको ये बातें पता नहीं है, इसलिए उनको ये बातें समझ में नहीं आती। ओबीसी के लोगों को इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ज्योतिबा फूले को पढ़ना होगा, छत्रपति साहू महाराज को पढ़ना होगा, बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ना होगा, पेरियार रामास्वामी नायकर को पढ़ना होगा, तथागत बुद्ध को पढ़ना होगा। जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, अरे हम तो बहुत बड़ी गलतफहमी में थे। ये सारा का सारा इतिहास हमारे पुरखों का इतिहास है, ये सारी की सारी लड़ाई हमारे पुरखों की लड़ाई है। इस गलतफहमी से ओबीसी के लोगों को बाहर आना पड़ेगा, इस गलतफहमी से ओबीसी के लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। ज्योतिबा फूले ने आधुनिक भारत में लड़ाई शुरू किया, छत्रपति साहू महाराज ने उसे आगे बढ़ाया। कोई ऐसा समुदाय नहीं होगा जिसके लिए छत्रपति साहू महाराज ने अपने राज्य के अंदर काम नहीं किया, सारे लोगों के लिए काम किया। और आधुनिक भारत के इतिहास में जो समझ, जो काम छत्रपति साहू महाराज ने किया एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए, आधुनिक भारत में दूसरा कोई राजा ऐसा नहीं दिखता जो इतना काम किया।
लड़ाई ज्योतिबा फूले ने शुरू किया, छत्रपति साहू महाराज ने उसे अपने राज्य में लागू किया। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जब संविधान लिखने का मौका मिला तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो बातें ज्योतिबा फूले कहते थे, जो बातें छत्रपति साहू महाराज ने अपने राज्य में लागू किया, उस बात को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय संविधान में लिखने का काम किया।